हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 651 देखते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट केवीएस का टीजीटी पीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो बैच ज्वाइन कर सकता है, इंक्लूडिंग जनरल पेपर, पैडागोजी और करंट अफेयर्स उसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास, स्क्रीन पर आपको शो भी हो जाएगा, तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बाकी सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं चैनल पर, लाइव सेशंस कंडक्ट किए हैं, उन्हें आप देख सकते हो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 651 देखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसमें कहा है sin x + 4 sin x - 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो कुछ भी आएगा तो वहाँ से इस चीज़ को कंपेयर करके a और b की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो, इसने कहा है sin x + 4 sin x - 1। अब sin x और sin, जहाँ पर भी sin x लिखा है उसको बस आप y मान लो। तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पर y लिख लिया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो पहले मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करूँगी। sin x को मैंने y लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो फिर हम क्या करते थे, दोनों ही लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर दोनों ही लीनियर फैक्टर्स होते थे तो हम क्या करते थे, a/फर्स्ट फैक्टर प्लस b/सेकेंड फैक्टर, a/फर्स्ट फैक्टर प्लस b/सेकेंड फैक्टर। जब क्या होता था, दोनों ही लीनियर फैक्टर होते थे। ठीक है, अब हम इधर एलसीएम लेकर के जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वो कर देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, दिस इंटू दिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी नीचे। ठीक है, मैंने एक स्टेप कट कर रखा है। तो जब एलसीएम लोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आएगी। इसके साथ कौन आ जाएगा, y - 1, इसके साथ कौन आ जाएगा, y + 4। एलसीएम लेना सबको आता होगा। तो y - 1 y + 4 नीचे मल्टीप्लाई में होगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला टर्म। तो 1 = a × y - 1 प्लस b × y + 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, या तो आप इन दोनों को a की अंदर मल्टीप्लाई b के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट कर लो। ठीक है, वरना ऐसा करो, मुझे तो a और b की वैल्यू निकालने से मतलब है, चाहे वो कैसे भी निकल जाए। ठीक है, तो y की जगह 1 रख दिया तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। 1 = b × 1 + 4। ठीक, तो b की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से मैंने y की जगह -4 रख दिया तो 1 = a × -4 - 1, और ये पोर्शन 0 हो जाएगा -4 रखने पर। तो एक बार किसी तरीके से a को 0 कर दो, एक बार किसी तरीके से b को 0 कर दो। इसमें हम कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ वैल्यू निकालने से मतलब था, तो हमने ऐसे कर लिया। a और b की जो वैल्यू आती है उठा करके यहाँ रख दो और यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये हमने रख दिया a की वैल्यू, यहाँ पर रख दिया b की वैल्यू इसके अंदर। ठीक है, अब जो y था उसको वापस sin x लिख लो, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन जो करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो तभी मैं इंटीग्रेशन कर सकती हूँ जब y की जगह वापस sin x लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप dy निकालोगे तो cos x dx आएगा। क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो चीज़ हमें नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, y बस ये हमने सॉल्व करने के लिए किया था। चाहे आप y को sin x ना लिखो, नॉर्मली कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो y की जगह हमने वापस क्या रख दिया, अब sin x रख दिया। तो y की जगह जैसे हमने वापस sin x रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने sin x रख दिया। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन dx अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी, यानी इसका इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन dx है ना, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको मैंने I1 मान लिया, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, फिर इसका करेंगे बाद में। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैंने I1 मान करके अलग लिख लिया। ठीक है, sin x को क्या लिख सकते हो भाई, 2 sin x/2 cos x/2, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, 4 को 4 ही रखा। ठीक है, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैंने cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो था इसको मैंने cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 1/cos स्क्वायर x/2 हो गया sec स्क्वायर x/2, 2 sin x/2 cos x/2 के नीचे ये जाएगा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, tan x/2 हो जाएगा, ये आ गया। 4 के नीचे ये जाएगा तो 4 sec स्क्वायर, 4 के नीचे ये जाएगा तो 4 sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर, एंगल x/2 ही था। ठीक है, अब ये 4 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 4 × tan स्क्वायर x/2 आया। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, मुझे इतना पता है tan x/2 को जैसे ही मैं t मानूंगी ये मुझे मिल जाएगा डिफरेंशिएशन पे। तो tan x/2 को मैंने z मान लिया, t नहीं मान करके मैंने z लिख लिया। कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे, ABCD UV W कुछ भी लिख सकते हो। z इसको लिख लिया। इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 होता है, x/2 का 1/2 होता है, dx = dz आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरी कन्वर्ट हो गई dz में, इसको मैंने लिख दिया dz, ये हो गया z², ये हो गया z। ठीक है, और ये 2 इधर चला गया था ना, तो 2dz, मतलब इसकी वैल्यू 2dz, तो इसको मैंने 2dz लिख लिया।
जिसका 2 तो बाहर लिख दिया, dz अंदर रह गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमने 4 भी कॉमन ले लिया, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। 4 मैंने बाहर ले लिया, तो z² प्लस z/2 प्लस 1 हो जाएगा, ये आया। ठीक है, अब इसका मुझे पूर्ण वर्ग विधि यूज़ करनी है, तो हम क्या करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉरी इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्या करते थे, ये जो सिंगल पावर वाला होता है, जो 1 पावर वाला होता है, उसका जो कोफिशिएंट है यानी 1/2, उसका आधा करेंगे, यानी 1/2 का आधा करेंगे, यानी इसको आधे से गुना कर दो, तो इसका स्क्वायर करना है। और ये जो चीज़ आई है, ये इसके अंदर जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। सिंपल क्या करना है, z की जो पावर 1 है उसका जो कोफिशिएंट है, z की पावर 1 वाली टर्म ढूंढ लो, ये है इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। वही 1/4 इसके अंदर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये आ गया। इधर हमने सॉल्व कर लिया, नंबर सॉल्व करने कुछ नहीं है। तो ये 1/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो इसके साथ में रखनी है, z और z² वाले के साथ में जो आप ऐड कर रहे हो वो रखना है। और जो माइनस किया है 1/4 का स्क्वायर, उसको +1 यानी कांस्टेंट वगैरह जो कुछ लिखा हुआ होता है उसके साथ रख लेते हैं। तो अगर इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो -1/16 + 1 सॉल्व करोगे तो +15/16 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो √15/4 का होल स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। और ये बन गया z + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर z जो z है उसके साथ में 1 प्लस लिखा हुआ है तो ये z + 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा z + 1/4 का होल स्क्वायर। अब 1/x² + a², ये हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी z वाली टर्म है। तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला लगाना है 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a। तो x जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो यहाँ है, बाकी कांस्टेंट नंबर होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो यहाँ है, बाकी ये वाला कांस्टेंट। अब आप कहोगे इसके साथ कुछ जुड़ भी रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x हो या फिर x के साथ 1, 2, 3, 1/2, 1/3 कुछ भी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बस x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो z जो है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका कोफिशिएंट जो है z का 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/10 तो ये रहा। ठीक है, क्या लिखना है, 1/a, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/this 4/√15, वो tan इनवर्स, ये हो गया देखो 1/a tan इनवर्स x मतलब ये अपॉन में a मतलब ये √15/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। tan इनवर्स z की वैल्यू, z क्या माना था 10x/2, तो 10x/2 रख दिया और बस यही किया हमने। ठीक है, अब 4 की इंटू यहाँ पे हो जाएगी, फिर नीचे से 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, ये कर रखा है देखो। ठीक है, 4 की इंटू कहाँ पे होगी भाई, ठीक है, तो इस 4 की इंटू इसके साथ होगी 4 10x/2 + 1, ये आ जाएगा 4 10x/2 + 1 अपॉन में 4 और नीचे √15/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 4 जो है बस यहाँ तक आएगा, 1 के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 10x/2 + 1 अपॉन √15 बचा, ये आ गया। ठीक है, तो I1 तो हमारा सॉल्व होकर के इतना आ गया। अभी हमें I2 जो रह रखा था वो भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमने सॉल्व किया, अभी ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम ये I2 सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। sin x को लिख देंगे 2 sin x/2 cos x/2 -1 cos स्क्वायर x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट, ये cos स्क्वायर x/2 इसके नीचे, फिर इसके नीचे करोगे तो 2 tan x/2, 1 के नीचे करोगे तो sec स्क्वायर x/2। ठीक है, sec स्क्वायर x/2 को फिर से 1 + tan स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है, माइनस के अंदर इंटू कर दोगे तो ये बन जाएगा। फिर क्या करना है, वही प्रोसीजर, tan x/2 को इस बार मैंने u लिख दिया तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx होता है, इसका du हो गया। ठीक है, तो यानी इसको तो मैं 2 du लिख सकती हूँ, इसको मैंने 2 du लिख दिया। ठीक है, देखो एक और स्टेप देख लो एक बारी, इसको मैंने सही तरीके से लिखा, क्या किया, यहाँ से ये जो माइनस है कॉमन ले लिया, माइनस आ गया बाहर तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी,
फिर ये वाली नेगेटिव और ये चीज़ पॉजिटिव, तो ये बन गया मेरा कुछ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 10x/2 को u मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन sec² x/2 का दोबारा करते हैं तो 1/2 dx = du आ गया। इस चीज़ को हमने 2du लिख दिया, तो इसको हमने क्या लिखा, इसको 2du, तो इस चीज़ को हमने लिखा 2 बाहर लिख दिया, du इधर आ गया। 10x/2 को u मान लिया, 10x/2 को u लिख रखा था, u² - 2u + 1, और हमें पता है ये जो चीज़ है ये क्या है, ये तो u - 1 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड करो यही मिलेगा, है ना। तो u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, u ही यहाँ पर है, u का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, -2/5 इंटीग्रेशन u - 1 की होल पावर -2 du। तो x की पावर 1 वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/5 एज इट इज़, इसकी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये तो हमारा माइनस आएगा, -1 ये इधर इंटू होकर के प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1 अपॉन u - 1 आ जाएगा, u की वैल्यू 10x/2 हम इसमें रख देंगे। तो जब सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट किया तो ये आया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमने सॉल्व करके लेके आ चुके हैं, अब इससे कंपेयर करना है ना। तो अगर हम देखें ये वाला पोर्शन 10x/2 - 1, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें दो चीज़ें मिली थी ना, दोनों का हमने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये चीज़ जो होगी वो इससे कंपेयर कर देंगे। तो 10x/2 - 1 इसके साथ कौन है, ये क्या है भाई, a की वैल्यू, तो a क्या आ गया 2/5, तो ऑप्शन में देख लो a की वैल्यू 2/5 c और d में है। अब b कंपेयर करते हैं, जो दूसरा पार्ट आ रहा था हमारा इंटीग्रेट करने के बाद, b tan इनवर्स fx, तो ये था हमारा एक पार्ट, ये है हमारा b tan इनवर्स fx का मतलब ये है, और वो पूछ रहा है क्वेश्चन में fx क्या है, fx है 4 10x/2 + 1/√15, तो इन दोनों में से ही होगा 4 10x/2 + 1/√15, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। b की वैल्यू 2/5√15 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ माइनस आएगा, या फिर आप थोड़ा बहुत चेक करके देख लेना, मे बी यहाँ माइनस है या नहीं है। अब थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं इसमें हो गई हो तो मैं कह नहीं सकती, बाकी मेरा माइनस आ रहा है। एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, आंसर इसका डी ही होगा, या तो यहाँ पर माइनस होगा या फिर मेरा जो आंसर निकला है उसमें यहाँ पे प्लस आना होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ हो गया होगा, उस चीज़ को मैं नहीं कह सकती क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, या तो यहाँ माइनस होगा, अदरवाइज जो हमने फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन ये सॉल्व किया है इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना सही तरीके से, इसी तरीके से सॉल्व करके देख लेना, या तो कहीं माइनस छूट गया होगा, अदरवाइज यहाँ पर माइनस ही आ रहा होगा। लेकिन हमें पता चल गया है कि fx हमारा इतना आ रहा था, a हमारा इतना था, तो आंसर हमारा b ऑप्शन ही आ रहा, d ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि a की वैल्यू 2/5 थी। तो b में जो है हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, मेरा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन fx मेरा ये नहीं आ रहा है, fx तो पक्का यही आएगा। b को एक बार आप चेक कर लेना, b में भी यहाँ पर माइनस होगा शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है, पूरे क्वेश्चन में मेरा तो माइनस आ ही रहा है, कहीं पर भी मेरा माइनस नहीं हटा है। तो b तो मेरे हिसाब से तो -2/5√15 होगा, बट एक बार आप लोग करोगे तो चेक कर लेना, आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ माइनस आ रहा है मेरा तो, ठीक है। देखो इसने कहा है mod x का इंटीग्रेशन करना है जब x > 0, हमें पता होता है क्या, mod x की वैल्यू नेगेटिव x होती है जब x > 0 होता है ना। mod x की वैल्यू क्या होती है, -x होता है जब x > 0 होता है। तो उसने कहा है ये कंडीशन अगर है तो mod x का इंटीग्रेशन करो, मतलब -x का इंटीग्रेशन करना है, -x का इंटीग्रेशन करोगे -x² + 2 + कांस्टेंट आ जाएगा, तो सीधा सीधा इसका आंसर -x² + 2 + c, यानी इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 653 क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, इसे मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है। कह रहा है 654, इसमें an हमें ये दिया है, ठीक है। अगर यहाँ 1 रखोगे यहाँ 1 रखना है, 2 यहाँ रखोगे यहाँ 2, 3 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। इसने पूछा A2 A4 A3 A5 A4 + A6, इनकी वैल्यूज़ बतानी है, ये AP GP HP किस में आता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, 0 to π/4 10⁻n x, ये हमें दे रखा है an की वैल्यू, तो मुझे क्या निकालना है A2 एंड A4। तो उसने पूछा है हमसे भाई A2 + A4, तो हम A2 + A4 डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो an जो है हमारा वो 0 to π/4 10⁻n x है, इसमें एक बार 2 रखो एक बार 4 रखो और दोनों को जोड़ दो,
2 रखो 4 रखो इसी में ही, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो a2 + a4 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये a2 हो गया, ये a4 हो गया, ठीक है। 0 to π/4 dx सेम चीज़ है, तो ये चीज़ सेम थी तो मैंने इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना। 0 to π/4 इधर लिख दो, dx बाहर लिख दो। ये tan² + 10⁴ आएगा। यहाँ पे क्या आया भाई, tan² x + 10⁴ आ रहा था, मैंने इसमें से tan² x कॉमन ले लिया, 1 + tan² x बचा। tan² x होता है 1 + tan² x होता है sec² x। अगर मैं tan x इस tan² x है तो इसको मैंने tan x को t मान लिया। tan x को अगर t मानते हैं तो sec² x dx dt हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sec² x होता है। तो sec² x dx क्या हो गया हमारा, dt, और ये tan² को हमने t² लिख दिया क्योंकि tan x की वैल्यू t है। अब लिमिट भी t के हिसाब से ही रखनी पड़ेंगी। जब ये सारा क्वेश्चन हमने t में चेंज कर दिया तो लिमिट भी तो t की रखेंगे, तो लिमिट कैसे चेंज होंगी, यही चेंज करेगा tan x = t। तो जब 0 रखोगे x की जगह पे तो t 0 मिलेगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। जब π/4 रखोगे x की जगह पे तो t की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो 0 to 1 हमारी लिमिट हो जाएगी, 0 to 1 हमारी लिमिट हो जाएगी। और t² का इंटीग्रेशन t³ हो जाएगा 0 से 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका क्या आ रहा है हमारे पास, a2 + a4 की वैल्यू 1/3 आ रखी है, ठीक है। उसके बाद a3 + a5 निकालना है। a3 + a5 निकालना है तो इसमें एक बार 3 रखो एक बार 5 रखो, फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यही हमने किया, 0 to π/4 tan³ x + 10⁵x। जैसे ये किया था, ये स्टेप मैंने काट दिया इस बारी, है ना, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐड करके लिखा है। तो यहाँ से tan³ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। tan³ + 10⁵ है, तो यहाँ से tan³ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया। 1 + tan² बचेगा, इसको हम फिर से sec² लिख देते हैं, ये आ गया। tan x को t मान लो, sec² x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हमने dt लिख दिया। ये tan x को t माना तो t³ हो गया। 0 to π/4 अभी चेंज किया था इसकी हेल्प से। जब x की जगह 0 रखोगे t 0, π/4 रखोगे 1 मिलेगा, तो 0 to 1 t³ का इंटीग्रेशन 0 to 1 में खुद कर सकते हो, 1/4 आएगा। इसी तरीके से a4 + a6 निकालना है, वही काम करना है। इसमें एक बार 4 रखो एक बार 6 रखो, दोनों को ऐड कर दो, a4 + a6 आएगा। 0 to π/4 और dx तो सेम ही रहता है, तो ये चीज़ हमने लिख लिया। 10⁴ इसमें से कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा, 1 + tan² x बचेगा, उसको मैंने डायरेक्ट sec² x लिख दिया। tan x को t मान लेंगे, sec² x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये t⁴ और 0 to 1 सेम चीज़ हो रही है। इसका आएगा t⁵/5, 0 to 1, आंसर कितना आएगा, 1/5। अब a2 + a4 ही आया, a3 + a5 ही आया, a4 + a6। तो वो पूछ रहा था ये तीनों AP GP HP किस में है। अब देखो, अगर ये AP में होते तीनों तो इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर आता, ये किया नहीं आया है। अगर ये तीनों GP में होते, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते, तो बीच वाले का स्क्वायर करने पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आती, तो ये नहीं आई, है ना। और अगर ये तीनों HP में है, HP का मतलब क्या होता है, अगर A B C HP में है तो तीनों का उल्टा कर दो, तीनों का रेसिप्रोकल कर दो। ये तीनों AP में, अब ये तीनों को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 3 4 5 हो जाएगा, और ये दिख रहा है मेरे को AP में है, बीच वाले का डबल क्या है, इन दोनों के सम के बराबर, या फिर दिख ही रहा है +1 +1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों किस में है, HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, है ना। जब भी अगर ये तीनों HP में है तो इनका रेसिप्रोकल करके जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया है कि ये HP में है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आंसर होगा इसका HP, ठीक। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एरिया कॉमन टू द कर्व्स y² = x और x² = y, दोनों के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो क्या करते हैं भाई, पहले तो आपको पैराबोला पता होना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो, अगर हमें कह रहा है पैराबोला की, शायद मैंने कोई वीडियो बना रखी होगी, उसे जा करके देख लेना चैनल पे। y² = x है, x की पावर 1 है ना, तो इधर बनाना है इसको। अगर माइनस होता तो x की माइनस साइड में, x की पावर 1 है तो इसकी एक्सिस x एक्सिस ही होगी। दूसरा कह रहा है x² = y, तो y की पावर 1 है और पॉजिटिव है तो y की पॉजिटिव साइड में ऐसे बनाएंगे। तो उसने हमें यही दो पैराबोलास दिए हैं, कौन कौन से भाई, एक तो ये दिया है, वो क्वेश्चन मैंने कर नहीं रखा है, जो मैंने अभी स्किप किया उसको मैं बाद में करूँगी, तो तभी रिकॉर्ड करूँगी फिर वीडियो, है ना, इस वजह से मैंने स्किप किया, वो वाला क्वेश्चन करा दूँगी मैं, डोंट वरी।
ये वाला कौन सा पैराबोला है, ये तो है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक्स की पावर 1 प्लस है तो प्लस साइड में बनाया, ठीक है। और ये वाला जो पैराबोला है वो है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, वाई की पॉजिटिव, वाई की पावर 1 तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया है ऐसे करके, ठीक है। दोनों के कॉमन एरिया, दोनों का कॉमन एरिया होगा ये, मुझे ये एरिया निकालना है, कैसे निकालें, हम क्या करेंगे, देखो भाई पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, दोनों पैराबोला कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी एक्स की वैल्यू, रूट वाई, तो एक्स की जगह पे रूट वाई रख दिया, ये आ गया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। इस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो वाई की पावर 4 माइनस वाई, फिर वाई कॉमन ले लिया तो वाई क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये, जब दो चीज़ों की गुणा 0 होती है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये, अगर ये 0 होगा तो y की वैल्यू 0 मिलती है, y की वैल्यू 0, दोनों में से किसी में भी रख दो x 0 मिलेगा, इसका मतलब 0 0। एक तो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, दिख ही रहा है ये भी इंटरसेक्ट कर रहा था। दूसरा कहता है कि अगर इसको 0 रखोगे तो यहाँ से y की पावर 3 है तो आपको एक ही रूट मिलेगा जो कि रियल होगा, बाकी दो इमेजिनरी, उनसे हमें मतलब नहीं है। तो y की वैल्यू एक 1 मिलेगी, y की वैल्यू 1, दोनों में से किसी में भी रख दो, x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 मिलती है तो ये हमें तो ये पॉइंट चाहिए था ना, तो ये वाला कौन होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो 1 ही हमने लिया, तो 1 1 पॉइंट। अब क्या करना है, मैंने यहाँ से स्ट्रिप डाल दी, एक ऐसे करके स्ट्रिप डाल दी। ये छोटा सा पार्ट किसका है, एक्स एक्सिस का, तो इसको मैंने dx लिख दिया। अगर मैं यहाँ dx लिखूंगी तो लिमिट मेरी x की ही जाएंगी, फंक्शन y का यूज़ होगा, ठीक है। अगर यहाँ मैंने dx लिखा है तो यहाँ dx लिखेंगे, और dx है तो x की लिमिट होगी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ y लिखेंगे। अब y किसका आएगा, देखो अब मैंने, एक मिनट, हाँ देखो मैंने क्या किया, ये वाला अगर मैं इस वाले कर्व का, ये वाली स्टेप डाली है ना, तो अगर मैं इस कर्व का इंटीग्रेशन करूँगी और देखो dx, ये जो मैंने बनाया है dx, ये छोटा सा पार्ट है, किसका छोटा सा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, और ये पॉइंट तो 1 0 होगा ही भाई, ऊपर से यहाँ तक 1 ही आ रहा है x की वैल्यू, है ना। तो 0 से 1 और इस dx का इंटीग्रेशन, और कर्व कौन सा, ये वाला कर्व की इक्वेशन थी हमारी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू रूट एक्स आएगी, तो इस y की जगह पे रूट एक्स रखना है, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जब इस कर्व का मैं यूज़ करूँगी 0 to 1 के बीच में, तो मेरे पास ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा आएगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये यहाँ तक चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये वाली स्ट्रिप डाल रखी है, दोबारा डाली है मैंने, यहाँ मान लो अलग मान लो, चलो ये वाली स्ट्रिप डाली है मैंने, ठीक है। और ये dx ही हुआ, तो dx यहाँ पे लिखा, ये वाला कर्व यूज़ होगा, ये वाला कर्व क्या है, y, तो यहाँ पे चाहे तो y लिख लो, या फिर ये वाला कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर y और फिर y की जगह हमने एक्स स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन वही है, 0 से 1 तक जा रही है लिमिट, भाई ये dx जो है कहाँ से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो dx 0 से 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं ये वाला कर्व यूज़ करूँगी इंटीग्रेशन में 0 to 1 के बीच में, तो मेरे पास ये सारा एरिया आएगा, और अगर मैं ये वाला कर्व यूज़ करूँगी तो इसके नीचे का, मतलब जो भी आप कर्व यूज़ करते हो उसके नीचे का जो भी एरिया होता है वही आता है। तो अगर ये वाला कर्व यूज़ करूँगी तो फिर ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले एरिया में से ये जो नीचे वाला जो एरिया है ये घटा देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है, बाकी आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो। रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2, इस 3/2 को उल्टा करके यहाँ लिख दिया, 0 to 1 लिमिट एक्स स्क्वायर का x³ 0 to 1, इसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू tan इनवर्स x। वीडियो पसंद आए प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द कर्व दिस y इक्वल टू tan इनवर्स x है, इससे जो भी ग्राफ बनता होगा वो हमें एरिया बताना है, ठीक है। और एरिया होना चाहिए आपका 0 से 1 तक के बीच का, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में इसका जो भी ग्राफ बन रखा होगा उसका एरिया, हमें ज़रूरत भी नहीं है ग्राफ की। यहाँ पर क्या करना है, 0 से 1 में tan इनवर्स x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वही एरिया मिलेगा जो 0 से 1 में ये कर्व घेर रहा होगा, ठीक है, कवर कर रहा होगा ये, ठीक है। एंड एक्सिस ऑफ x एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 1, ये यही बोल रखा है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 0 to 1 में करना है, ठीक है। tan इनवर्स x का
अगर मुझे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसमें -1 है ना पावर, तो जब भी मेरे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो इसके साथ में 1 मान लिया जाता है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड मान करके प्रोडक्ट रूल जो होता है, इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाके देख लेना। जिसे बेसिक्स इंटीग्रेशन के नहीं आते होंगे प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढना, थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन करते कैसे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड यानी कि 1 उसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तो x tan इनवर्स x एज इट इज रहा, लिमिट बाद में देख लूँगी क्या करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, नीचे वाले को अगर t मान लिया जाए तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो 1 + x² को मैंने t मान लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x dx और इधर आया dt। यहाँ से x dx की वैल्यू निकालोगे dt/2, तो यही x dx की वैल्यू क्या आई, dt/2। 1 + x² को t लिख दिया, ठीक है। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, 1 + x², वापस रख दी। जो पूरा इंटीग्रेशन चल रहा था वो 0 to 1 चल रहा था, लिमिट हमने 0 से 1 रख दी। यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया, t की हेल्प लेकर के, रास्ते में मिला हमें t की हेल्प ली, इंटीग्रेट कर लिया और t को फिर वापस चेंज कर दिया 1 + x² में। या तो इसकी हेल्प से आप लिमिट चेंज कर लो, वरना t की हेल्प से पूरा इंटीग्रेट करने के बाद t की जगह पे 1 + x², जो चीज़ t को माना था उसे वापस t की जगह पे रख दिया। और फिर लिमिट, क्योंकि 0 से 1 जो लिमिट है वो x की है, 0 से 1 इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, 0 से 1 जो लिमिट है वो x की है, तो इसको पहले x में कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ पर 0 to 1 लिमिट रखी जाएगी, ठीक है। तो 0 to 1 यहाँ रखा, अब यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे, तो ये तो 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, tan इनवर्स 1 को लिखा 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल, π/4 माइनस 1/2, यहाँ 1 रखोगे log 2 आ जाएगा, आ गया 0, यहाँ 0 रखोगे 0 ही रहेगा, माइनस 1/2 log, यहाँ 0 रखोगे तो ये log 1 फिर से 0, तो 0 रखने पे ये 0 ही होना है, 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, बल्कि ये 0 × 0 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 ही रहेगा, ये पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा 0 ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 रखने पर 0 ही आएगा, बस हमारा आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके लिख दिया जा सकता है, log 2 की पावर 1/2 या √2, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं ऐसा, उसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, देख सकते हो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। है इंटीग्रेशन ऑफ cos log x। cos log x का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना है, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो cos log x मैंने क्या किया, अब अगर ये cos x होता तो मैं डायरेक्ट लिख देती sin x इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे क्या है, cos के साथ दूसरा फंक्शन भी है ना, cos के लिए जो एंगल है वो log x है, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए मैंने 1 इसके साथ दूसरा फंक्शन मान लिया, क्योंकि नहीं दे रखा है। तो हमारे पास वही प्लेलिस्ट जा करके इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ो, मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आई इनवर्स, उसके बाद लॉगरिदमिक, उसके बाद अलजेब्रा। तो अलजेब्रा हमारा 1 को लिख सकते हो x की पावर 0 यानी अलजेब्रा है ना, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहला फंक्शन अलजेब्रा को, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री को। तो पहला फंक्शन हमने 1 को मान लिया, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, सॉरी देखो अगर हम इस हिसाब से चलें कि अलजेब्रा को हम फर्स्ट फंक्शन, अगर हमें मानना होता तो 1 को हम फर्स्ट फंक्शन मानते और cos log x को हम सेकंड फंक्शन मानते, लेकिन उससे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन 1 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, बात तो वही रह जाएगी, cos log x का इंटीग्रेशन करने की तो दिक्कत थी, तो मैंने इसको थोड़ा उल्टा मान के करके देख लिया और ये क्वेश्चन हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उल्टा फॉलो किया बट हो गया है, तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया और 1 को मैंने सेकेंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो cos log x तो मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ये जो है इसका डिफरेंशिएशन, cos log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन log x, log x का दोबारा करना होता है तो 1/x आ जाता है, और फिर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ गया और dx, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये बचा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये फिर साइन log x, फिर से यही मुसीबत जो पहले थी, यहाँ cos था यहाँ साइन, तो फिर से मैंने इसके साथ 1 लिख लिया और मैंने दोबारा इसमें अप्लाई किया क्या,
फर्स्ट फंक्शन इसको माना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन 1 है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आएगा, और सेकंड फंक्शन 1 था उसका इंटीग्रेशन और dx प्लस कॉन्स्टेंट। फर्स्ट फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ हमारी ये बन गई। और ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन ही तो था, तो इसको मैंने आई लिख दिया, इधर आई चल ही रहा था, आई प्लस आई 2i हो गया, ये इधर आ गया 2i, तो ये चीज़ मेरे पास बचती है प्लस कांस्टेंट, और i की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में 2 कर दोगे तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में मेंशन भी है। हालांकि ऐसा करते नहीं है कि अलजेब्रा, अगर कहीं भी अलजेब्रा मिल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री मिल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन माना जाता है, बट यहाँ पर हो गया तो मैंने भी करके देख लिया और हो रहा है क्वेश्चन, तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो 1 को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, सॉरी इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड हो गया ये क्वेश्चन। जनरली हम ऐसी चीज़ करते नहीं है, अलजेब्रा को फर्स्ट ही माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ गया है डी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर आया है करेक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है सी की वैल्यू बतानी है और c हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, जहाँ पर 0 से c x1 माइनस x dx इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो अब कैसे करेंगे, ठीक है। उसने कहा है 0 टू c x1 माइनस x dx की वैल्यू 0 है, तो x की इंटू इसके साथ कर दो, x इंटू 1 x इंटू x स्क्वायर dx, ठीक है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब बाय 3 हो जाएगा, 0 से c इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब अपर लिमिट रखोगे तो सी स्क्वायर बाय 2 माइनस सी क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही आना है, 0 ही आना, मैंने नहीं लिखा उसको, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करो तो ये 3c स्क्वायर एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, 3c स्क्वायर माइनस 2c क्यूब अपॉन 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई, ये 6 तो हट जाएगा इधर जाके 0, ये चीज़ बचती है, यानी 3c स्क्वायर माइनस 2c क्यूब बच रहा था, यहाँ से मैंने c स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा जब दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब c तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है ये चीज़ c की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये काम नहीं करेगा, दैट मीन्स यही चीज़ 0 है, और अगर 3 माइनस 2c 0 है तो c की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी डी ऑप्शन यानी 3/2 ही हो जाएगी, और मेरा गला गया है सूख। अब मैं जाती हूँ पानी पी के आती हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन रिकॉर्ड करूँगी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3/2, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं पानी पीने गई भी नहीं, पहले क्वेश्चन ही रिकॉर्ड करके हटूंगी, उसके बाद ही जाऊँगी पानी पीने। 0 से 100 पाई में मॉड साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स का पहली बात तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए। देखो मॉड साइन एक्स और साइन एक्स में क्या अंतर है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन जब किसी चीज़ को कह रहे हो कि भाई तेरे पास तो मॉड है, तू तो कभी नेगेटिव सोच भी नहीं सकता, तेरे पास तो क्या है भाई, पॉजिटिव रहना है तुम्हें हमेशा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव साइड में जाएगा क्यों, इधर ग्राफ बनेगा ही नहीं। ये क्या करता है फिर, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में चेंज कर लेता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। फिर जैसे ऊपर बना हुआ है, नेगेटिव साइड में वाई के जाएगा ही नहीं है, फिर ये पॉजिटिव साइड में ऐसे ऐसे बनाता रहता है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से कहा है, 0 से 100 पाई के बीच में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 100 पाई के बीच में अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मॉड साइन एक्स का मतलब तो क्या है भाई, साइन एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो मैंने लिख लिया। और 0 से देखो, अगर मैं 0 से 2 पाई की बात करूं तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे ही मैं 100 पाई तक जाऊंगी तो 100 पार्ट्स हो जाएंगे। जो एरिया इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। जब मेरे पास पता चल रहा है मेरे को कि 0 से पाई 1 पार्ट है, पाई से 2 2, फिर 3, तो 100 तक जाऊंगी 100 पार्ट्स। 0 से पाई तक का इसका इंटीग्रेशन कर लो साइन एक्स का, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आएगा। तो 0 से पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई, अब 100 बाहर रहा, माइनस कॉस अपर लिमिट रखी पाई, फिर माइनस माइनस कॉस 0 रखोगे तो ये प्लस आ जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो +1 +1 2, 200 इसका आंसर हो जाएगा। और ये एनवीएस टीजीटी में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर 659 का आंसर हमारा सी ऑप्शन यानी 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, ये चीज़ मैंने कराई भी है। क्या पूछ रहा है, 0 to π/4 tan की पावर nx का इंटीग्रेशन f3 f1, जब यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखना है, मतलब 0 to π/4 में 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये देखो f1 है तो 1 रखा तो ये आएगा 10x,
और जब यहाँ 3 रखूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ 3, और F3 प्लस F3 निकाल लो, F1 निकालो, ऐड करोगे, ये चीज़ तो सेम ही है, ये और ये तो सेम ही रहेगा, तो फंक्शन फिर ऐड कर सकते हैं। जब इंटीग्रेशन की लिमिट और dx सेम ही है तो ये ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से मैंने 10x कॉमन ले लिया, तो 10x आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर बचेगा, इसको sec स्क्वायर x लिख देते हैं, 10x को t मानते हैं, sec स्क्वायर x dx आएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मैंने dt लिख देना है, ये मेरा t हो जाएगा, और ये हो जाएगा t और t dt। और जब हमने यहाँ पर इसकी हेल्प से क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लिया है, तो 0 रखोगे तो 0 आएगा, t की वैल्यू π/4 यहाँ रखोगे तो 1, तो लिमिट जो हो जाएगी 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, t का इंटीग्रेशन t² 0 से 1, 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी F3 प्लस F1 हमारा 1/2 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इंक्रीज़ करूँगी, बट आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, उन्हें जा करके देखो। इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे क्वेश्चंस है, उसको देखो। और जिसे किसी को भी अगर बैच परचेज़ करना है तो 999 फीस है KVS TGT की, और KVS PGT का भी बैच चल रहा है, 2500 उसकी फ़ीस है। सिर्फ करंट अफेयर्स और पैडागॉजी नहीं कराऊंगी, बाकी सब उसमें है। ठीक है।